कुछ नहीं देगा क्या? सिर्फ वो क्लासरूम देता है, क्लासरूम के टीचर है कि नहीं, ऐसे कर देंगे कितना चाहिए सर? जैसे हम लोग कहाँ बैठे हैं, अंदर में है सर, हम लोग ये बैठे होगा 6 को बुला के हम लोग ये बैठे होगा कहाँ से नीचे से आए, कहाँ से आए बीच में गायब हो गए? नहीं नहीं, फर्टिलाइजेशन फेज अभी नहीं आया है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज चल रहा है। उसके बाद काम लगे ऐसे करेंगे 8 से 16 वाला में डालेंगे, 8 से 16 वाला नीचे हो जाएगा, खाली नीचे का देखेगा बस 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 क्या? हाँ वही वही, तो उसमें तो कुछ चेंज करने का उनको जरूरत नहीं, आपका जो वहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी आपको 8 को दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा, ये दो चलेगा। अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तीसरे पे ये आ गया, नो शुरू है। अब देखिए, हम लोग को देखना है प्री फर्टिलाइजेशन फेज इन प्लांट्स, इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन फेज इन प्लांट्स, इसमें हम लोग पहुंचे थे अप टू गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस, गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस। तो इसके लिए द प्लांट्स डू पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन किन के लिए होगा? फॉर द एंजियोस्पर्म्स। अब पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है कि पॉलन ग्रेन जहां प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एंथर के अंदर, ठीक है। स्टेमन जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एंड्रोसियम, फ्लावर आप लोग को याद ही है, हम लोग पढ़े हैं ना मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें 4 होल्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड है, इसका जो यूनिट है इसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के 2 हिस्से, एक स्लेंडर पतले स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर एक स्टॉक, ये सॉरी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लोब होता है, तो उसे हम लोग एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर में जो स्पेस होता है उन स्पेसेस पे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब क्या कहते हैं, जब मैच्योरिटी फेज आएगा देन द एंथर विल रप्चर, उसका वॉल रप्चर करेगा और उसमें से जो पॉलन ग्रेन्स है वो फ्री होंगे। नाउ पॉलन ट्रांसफर, इन पॉलन ग्रेन्स को, चूंकि ये तो मोटाइल है नहीं, खुद से मूव नहीं कर सकते, इसके लिए इसे एजेंट्स चाहिए। अभी एजेंट्स नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल में ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट करता है, तो वो ह्यूमन के इच्छा के अनुसार पॉलिनेशन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेचुरल मेथड्स हैं उनमें जो नेचुरल एजेंट्स यूज होंगे या तो वाटर एंड एयर, या फिर जितने दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, मेजॉरिटी में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एंड देयर आर बैट्स आल्सो दैट पार्टिसिपेट इन इट। तो ये पॉलन ट्रांसफर करेंगे, यानी एंथर में से पॉलन ग्रेन को ले जाएंगे और ट्रांसफर करने के लिए कहां लेकर जाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या कहलाता है? गाइनोसियम। इस गाइनोसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल कहलाता है। तो पिस्टिल या कार्पेल पे जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रेवल करा के ले जाना होगा इन एजेंट्स को, और एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। सो दैट विल बी हियर। गैमेट ट्रांसफर के लिए यहां पे क्या होगा? पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होता है
transfer of pollens from anther to stigma. Anther of stamen to stigma of pistil और कार्पेल. इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं. पॉलिनेशन के बाद इसमें फॉलो होगा इन एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन. देन pollen tube formation takes place. pollen tube का फॉर्मेशन इसमें होगा. It will carry the male gametes to the female gamete. यानी एक सेल तक. और इसको कहा जाएगा गैमेट ट्रांसफर का प्रोसेस. ठीक है. बट अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. फीमेल गैमेट के पास पहुंचाने तक के प्रोसेस को हम लोग लाते हैं. हम लोग किस स्टेज में रखेंगे? दिस इज अप टू प्री फर्टिलाइजेशन फेज. तो गैमेट ट्रांसफर के लिए पहले होना होगा पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के बाद इसमें प्रोड्यूस करना होगा पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब ले जाकर मेल गैमेट्स को पहुंचाएगा फीमेल गैमेट के पास. अप टू दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज. ठीक है. आगे बढ़ सकते हैं. इसको तो पता ही नहीं. अबे फेज ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? इट इज फ्यूजन of male gametes with female gametes. Point number 1. Point number 2. How the gametes are produced? इसका जवाब कौन देगा? गैमेट प्रोडक्शन के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है? और ये होगा किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन फेज में. गैमेट तो फ्यूजन के लिए अब आए हैं. प्रोडक्शन कब हुआ? प्री फर्टिलाइजेशन फेज में. तुम्हारे सामने सवाल है, हाउ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड? किनको पता है? कुछ तो नाम होगा इस प्रोसेस का. दिस इज बाय ए काइंड ऑफ सेल डिवीजन. और इसका नाम
इसका नाम मियोसिस। अनदर नेम इसका क्या? आप लोग का बेस होता जा रहा है। दूसरा नाम क्या है इसका? रिडक्शन डिवीजन। ये तो सभी जानते हैं कि एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा मियोसिस तो कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे? 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि रिडक्शन डिवीजन ही क्यों किया? Why there is a requirement of reduction division? Why not the equational division? Equational division किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? माइटोसिस को। तो माइटोसिस क्यों नहीं करेगा, मियोसिस क्यों करेगा? बेसिक क्वेश्चन, इन सब के जवाब आपको पते होने चाहिए। गैमेट प्रोडक्शन में माइटोसिस क्यों काम नहीं करता है, मियोसिस क्यों काम करता है? देखिए, वाई मियोसिस? रीजन है बिकॉज फर्टिलाइजेशन will double the number of chromosome in the resulting cell। जो भी सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जन्म लेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाएगी। तो अगर गैमेट्स ने उतने ही क्रोमोसोम रखे जितने की उसके बॉडी सेल्स में हैं, you can imagine when two such cells, for example a human being has 46 chromosomes, if the gametes of the humans are containing 46 chromosomes each, then male gamete will have 46 and female gamete will have 46. Now after fertilization the new cell which is zygote will be forming. How many chromosomes you expect in the zygote now? 46 plus 46, it becomes 92. In one generation the human being will change, ये बदल जाएंगे। So to conserve the heredity, उनके ऑर्डर को, उनके स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए ये जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन के बाद भी उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्थिर रहे, फिक्स रहे। And for that purpose the gametes have to reduce their number of chromosome to half, so that after fusion they make up the same number of chromosome with which a human body cell remains. And the same theory will be applied to each of the organisms that are doing sexual reproduction. आप समझ गए? यहाँ क्वेश्चन है वाई मियोसिस, कटिए गया। वाई मियोसिस? तो जवाब में देते हैं बिकॉज फर्टिलाइजेशन विल double the number of chromosome of the resulting cell. So in order to fix the number of chromosome in the resulting cell, the gametes have to reduce their number of chromosome
टू हाफ thus meiosis is the tool used for this purpose. इसीलिए मियोसिस वह टूल है जिसको कि इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी गैमेट प्रोडक्शन के लिए यही वजह है कि मियोसिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। बड़ी अच्छी बात है, यहां तक सभी समझ गए, नोट कर लिए। अब देखिए meiosis is working for diploid organisms well for gamete production. जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या हो गया, लेट इट बी। अब देखिए जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए गैमेट प्रोडक्शन के लिए मियोसिस इज अ गुड टूल। दिस इज वर्किंग फॉर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। क्यों? फर्टिलाइजेशन के बाद ये अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीइंस्टेट कर लेंगे। पर क्या लगता है सभी ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल मेथड आर डिप्लॉयड? बहुत सारे ऐसे हैं जो हैप्लॉयड हैं, खासकर द लोअर प्लांट्स एंड द लोअर एनिमल्स, दे आर हैप्लॉयड। मेनी organisms are haploid. Lower plants, lower animals. एग्जाम्पल दे सकते हैं लोअर प्लांट का? अच्छा ये बताइए, गैमेटोफाइट डिप्लॉयड लाइफ होता है कि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड लाइफ होता है? बताइए, ये हाल है प्लांट पड़े हुए लोगों का। ये तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, जैसे ही पूछे वैसे ही बताना है। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? सही तो जा रहे हैं, हैप्लॉयड है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड लाइफ है। तो एक बात और बताइए हमको, मेजर पार्ट ऑफ लाइफ गैमेटोफिटिक लाइफ किसका होता है? एक एग्जांपल। कोई भी प्लांट है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होगा ना, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में वो ऑल्टरनेट करता रहता है, चाहे वो थैलोफाइटा हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, करेगा ही करेगा। तो हमको ये जानना है कि मेजर पार्ट ऑफ लाइफ हैप्लॉयड के रूप में कौन से ग्रुप के प्लांट्स बिताते हैं? बड़ा मायूसी होता है। हैप्लॉयड लाइफ ज्यादा करके लीड करता है, पूरा ज्यादा मतलब मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ हैप्लॉयड रहता है थैलोफाइटा का। ये तो हैप्लॉन्टिक लाइफ है, भूल गए? लोअर प्लांट्स लाइक थैलोफाइटा कैसे होते हैं? हैप्लॉन्टिक। अच्छा ब्रायोफाइटा ये कैसा होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यानी लाइफ शुरू होता है गैमेटोफाइट से, पर एक बार स्पोरोफाइट बना, अब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पैरेलल चलता है।
इसलिए जब तक अब जीवित रहेगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों साथ साथ रहेंगे। तो लंबा समय कौन जिया, स्पोरोफाइट बनके कि गैमेटोफाइट बनके? जिससे लाइफ शुरुआत हुआ। लाइफ शुरुआत कैसे हो रहा है? गैमेटोफाइट से। इससे लॉन्गर फेज ऑफ लाइफ कौन है? लॉन्गर फेज ऑफ लाइफ गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइटा का। तो मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ गैमेटोफाइट। तो यदि अपने जीवन का मेजर पोर्शन गैमेटोफाइटिक वे में बता रहा है, तो ये जब गैमेट प्रोड्यूस करने जाएगा क्या करेगा? ये तो हैप्लॉइड है ना। एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स में लाइक पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, ये हैप्लॉइड लाइफ लीड करते हैं। तो यदि इसमें गैमेट प्रोड्यूस करना हो, फिर क्या लगता है आप मियोसिस करा लेंगे इसमें? बोलिए। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में तो मियोसिस गैमेट प्रोड्यूस कर देगा। हैप्लॉइड्स में गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या मियोसिस अप्रोप्रिएट है? ये क्वेश्चन है। These haploids, if do sexual reproduction, how they will produce gametes? ये गैमेट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? सो बताइए। क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर आप मियोसिस एम्प्लॉय करेंगे तो उनका रिजल्टिंग सेल्स यानी गैमेट्स हैप्लॉइड हो जाएंगे। और हैप्लॉइड को और कितना हैप्लॉइड बनाइएगा? पॉसिबल है हैप्लॉइड बनाना हैप्लॉइड को? वो तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। फिर वो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? सोचिए। उनके बॉडी के सेल्स डिवाइड करके खुद ही गैमेट में कन्वर्ट होंगे। वो माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके जो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं उनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। They will produce gametes by increasing number of gamete producing cells by mitosis, and then those cells will convert into gametes। तो संख्या बढ़ाने के बाद ये जो अब हैप्लॉइड सेल्स हैं वही अब गैमेट में कन्वर्ट कर जाएंगे। माइंड इट, इनका बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद इनको हैप्लॉइड स्टेटस वापस चाहिए।
गॉट द प्रॉब्लम? इनके साथ क्या अब समस्या है? इन लोगों ने माइटोसिस करके नंबर बढ़ाए और डॉटर सेल्स को इन लोगों ने कन्वर्ट किया गैमेट में, ठीक है? तो गैमेट का भी स्टेटस क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल से कन्वर्सन के बाद गैमेट बन रहे हैं, तो गैमेट का स्टेटस है हैप्लॉइड। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन फेज में इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो डॉटर सेल बनेगा, रिजल्टिंग सेल जिसे जाइगोट कहते हैं, उसका स्टेटस क्या होगा? डिप्लॉयड हो जाएगा फॉर श्योर। अब अगर अपना नंबर बढ़ाकर नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है तो स्टेटस क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड। पर इसे रहना था हैप्लॉइड, तो कैसे मेंटेन करेगा? तो ये जाइगोट बनाने के बाद पहला डिवीजन जो करेगा दैट विल बी मियोसिस। समझ गए? इसी प्रोसेस को कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। सो दे विल मेंटेन देयर हैप्लॉइड स्टेटस बाय जाइगोटिक मियोसिस, राइट? These organisms after fertilization produce 2n यानी डिप्लॉयड zygote. The zygote will do meiosis as the first division to produce 4 daughter cells, and they are haploid now. In this way, they get back their haploid status. इस तरीके से ये ऑर्गेनिजम्स अपना हैप्लॉइड स्टेटस वापस ले आते हैं। हाँ बोलिए। प्रोड्यूस 2n यानी डिप्लॉयड, DIPLOID, डिप्लॉयड। हो गया? देख रहे थे इनके बारे में, जो लाइफ साइकिल है वो तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए उतने डेप्थ में नहीं जाना। हम लोग इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं, ऐसा करता है तो क्यों, व्हाट इज द थीम बिहाइंड इट, राइट? इसके बाद फॉर फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स or plants can be hermaphrodite or unisexual। hermaphrodite कहने का मतलब हो गया
मोनोसियस, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मिलेंगे, और यूनिसेक्सुअल यानी डायोसियस, इसमें मेल और फीमेल अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे। जरा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, तो किनारे जाइए, आप इधर जाइए। हाँ, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। हम लोग प्लांट्स में किनको ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे? एंजियोस्पर्म्स। all the developed angiosperms are hermaphrodite. Only then their flower, इनका reproductive part कौन है? Flower. Only then their flower is called complete. एक फैमिली है, कुकुरबिटेसी। हाँ, फैमिली कुकुरबिटेसी, ये गॉड फैमिली है। पॉपुलरली कॉल्ड एज गॉड फैमिली। इसमें कुकुम्बर, बिटर गॉड, बॉटल गॉड, पॉइंटेड गॉड, ये सब आते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन एटसेट्रा। तो ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या चीज? काट दीजिए, व्हाट्स अ बिग डील। सो गॉड फैमिली इन्हें कहते हैं, कुकुरबिटेसी को, और इनके फैमिली मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी या तो फ्लावर स्टेमिनेट होंगे या पिस्टिलेट होंगे। सो आइदर दे हैव स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। या तो इनके स्टेमिनेट फ्लावर होंगे या पिस्टिलेट फ्लावर होंगे। स्टेमिनेट, हाँ, एंजियोस्पर्म्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल। एक ही स्ट्रक्चर को कई नाम से बुलाया जाता है, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। स्टेमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। स्टेमिनेट किन्हें कहेंगे? जिनमें स्टेमन होंगे, पिस्टल नहीं होगा। ये कहा जा रहा है ज्यादातर जो ये क्या कहते हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, उनका कंडीशन क्या होता है? वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं।
ठीक है। अगर ये हर्माफ्रोडाइट हैं तभी इनके फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, यानी इसके 4 होल्ड होने चाहिए। ठीक है, अगर इसमें एक होल्ड कम होगा तो अंदर के 2 होल्ड कौन है? रिप्रोडक्टिव होल्ड्स हैं, मेल होल्ड एंड फीमेल होल्ड। ठीक है, दोनों अगर नहीं हुए यानी चारों होल्ड अगर नहीं हुए तो उन्हें इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। अब है क्या, अधिकतर एंजियोस्पर्म मेजोरिटी में क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें होता है। लेकिन कुकुरबिटेसी फैमिली ऐसा है जिसके जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये बाइसेक्सुअल नहीं होते। इसीलिए या तो इनमें स्टेमिनेट यानी स्टेमन वाले फ्लावर्स मिलेंगे, यानी एंड्रोसियम ओनली मिलेंगे, या गाइनोसियम ओनली मिलेंगे। गाइनोसियम का यूनिट कौन हो गया? पिस्टिल, इसलिए वो पिस्टिलेट फ्लावर कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में इनमें जो पॉलिनेशन होगा, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं इनमें जो पॉलिनेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें सेल्फ पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि सेम प्लांट में फ्लावर जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसीलिए हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। सो इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स, ओनली क्रॉस पॉलिनेशन। सब बेचैन बहुत है ना, इलाज करना पड़ेगा क्या? So in the unisexual flowering plants, only cross pollination is possible. Self pollination does not arise in them. For the animals. हाँ, यहाँ एक बात है, हम लोग यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगा, क्योंकि पॉलन पहुंचने के बाद वो पॉलन ट्यूब के सहारे अपने मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाएगा। तो फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा हो रहा है? अपने ही गैमेट से हो रहा है। तो सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट आउट किस में करेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन में। और क्रॉस पॉलिनेशन किस में रिजल्ट करेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ फॉर द एनिमल्स, many are bisexual, so they have self fertilization. Example, Platyhelminthes, ये बाइसेक्सुअल हैं। फ्लैटवर्म्स, ये बाइसेक्सुअल हैं और इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक और है एनेलिड्स, एनेलिडा। दे आर bisexual but no self fertilization occurs in them. इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ये मूव ऑन करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन में। दे डू
क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन the worms exchange sperm packets so self sperms do not fertilize self female gametes। अपने स्पर्म सेल्स अपने फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज नहीं करते। इनमें स्पर्म सेल्स के एक्सचेंज होते हैं इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट और फिर उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉइंट क्या है, ये फेवर कर रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, या प्लांट्स अगर हैं वो फेवर करते हैं, आगे चलकर देखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन ओवर सेल्फ पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग क्या क्या समझे, पहला, फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स को यानी ऑपोजिट टाइप ऑफ गैमेट्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट होगा क्या, एक नया सेल जो कि मल्टीप्लाई करेगा और नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अगर इन्हें जाइगोट फॉर्म करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो इन्हें अपना प्लॉइडिक कंडीशन मेंटेन करना होगा। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के दौरान अपने प्लॉइडिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए गैमेट ही प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से वही हो जाए जो ओरिजिनली ऑर्गेनिज्म के अंदर थे। प्रॉब्लम अराइजेस फॉर द हैप्लॉइड वंस। तो जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स और एनिमल्स हो, उनके अंदर क्या होगा, माइटोसिस करके गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स का नंबर बढ़ाया जाता है। देयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्लोज आते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होकर जाइगोट प्रोड्यूस होता है जो सिंगल नया सेल बना। अब यहां क्या हो गया, उनका प्लॉइडिक कंडीशन डबल हो गया, चेंज हो गया। इसीलिए नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए स्टेपिंग स्टोन के रूप में पहला डिवीजन वो करते हैं मियोसिस, सो दैट कि उनका क्रोमोसोमल कंडीशन फिर से हैप्लॉइड स्टेटस एक्वायर कर। ये हुआ। फिर फर्टिलाइजेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स अपना बॉडी फॉर्म, बॉडी स्ट्रक्चर बनाते कैसा है, तो इनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हर्माफ्रोडाइट बने या फिर यूनिसेक्सुअल बने। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर के प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, वो प्रीडोमिनेंटली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, वो तब इनकम्प्लीट कहलाता है अगर उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों नहीं हो, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऐसे कंडीशन में जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे उनमें कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, वो हमेशा रिलाई करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बाकी जो हर्माफ्रोडाइट हैं वो ऑप्शंस ओपन रखते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करते हैं। लेटर ऑन अगले चैप्टर में आपको मिलेगा कि प्लांट्स
कौन कौन से ट्रिक एंड टेक्निक्स अपनाते हैं कि वो रिड्यूस कर सके सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इसका उदाहरण हम लोग एनिमल में भी देख रहे हैं। लोअर ग्रुप के कुछ एनिमल्स हैं जो होते तो बाइसेक्सुअल हैं, है ना, पर बहुत ही लो लेवल का उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण दे आर कमिटेड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ हायर ग्रुप के एनिमल्स ऑल्दो दे आर बाइसेक्सुअल, उन्हीं एक ही सिंगल एनिमल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन अपने ही स्पर्म सेल्स, अपने ही ओवम सेल्स को फर्टिलाइज नहीं करते। रादर ब्रीडिंग सीजन में, यहां भी लिखे हैं, ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, इसका बेहतरीन एग्जांपल है अर्थवर्म। ठीक है, फेरेटिमा पोस्टुमा। तो ब्रीडिंग सीजन में क्या करते हैं, वर्म्स यानी अर्थवर्म्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्लोज आते हैं, और वो एक्सचेंज ऑफ स्पर्म पैकेट्स करते हैं। इससे वजह से क्या होगा, पहले वर्म का स्पर्म पैकेट दूसरे वर्म को, और दूसरे वर्म का स्पर्म पैकेट पहले वर्म को रिसीव होगा, और तब वो स्पर्म सेल्स ओवम सेल को फर्टिलाइज करता है। इस तरीके से सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस को वो निगेट कर देता है, बंद कर देता है, खत्म करता है, और वो फोर्सफुली क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। और आगे के हायर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी एनिमल आपको हर्माफ्रोडाइट नहीं मिलता, सभी यूनिसेक्सुअल मिलते हैं। इसके पीछे रीजन है कि वो फेवर करते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन फेवर नहीं करते। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा, इसी वजह से ये इस एडवांटेजेस मूव की ओर चल दिए, है ना। तो ये हम लोग इसके बाद देखें। यहां तक हो गया, समझ में आ गया? एडवांटेजेस एंड disadvantages of self fertilization and क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हम लोग इसको चार्ट वाइज देख लें। एट्रीब्यूट्स एक तरफ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक तरफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सीरियल नंबर 1, स्कोप ऑफ वेरिएशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में सिंस the both parents are of same type, and so the genetic material चूंकि एक ही प्रकार का जेनेटिक मेकअप है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में, सो वेरिएशन स्कोप इज वेरी लिमिटेड। इसलिए वेरिएशन स्कोप इसमें लिमिटेड हो जाता है, और इसमें सिंस genetic material is from two different parents, so variation scope
is very high. यहाँ क्या हो रहा है, वेरिएशन लिमिटेड हो गया, न के बराबर, इस वेरिएशन का स्कोप बढ़ गया. बेनिफिट, benefit of variation, negligible, इसमें very high. So they become more tolerant to the different natural challenges. विभिन्न प्रकार के नेचुरल चैलेंजेस जो आएंगे, वेरिएशन होने के कारण दे आर बेटर एडेप्टेड. इसलिए जब डिजास्टर होगा तो क्या कहते हैं उसको, अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस बेटर होंगे. तो एक्सटिंक्शन इनका आसानी से नहीं होगा. दे विल हैव देयर पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ. चूंकि इनमें वेरिएशन के स्कोप बहुत कम है, इसलिए ये बेनिफिट ये नहीं ले पाए. इनके ऑफ स्प्रिंग्स में वेरिएशन कम होने के कारण एडेप्टेशन कम होगा, और इसीलिए जब नेचुरल चैलेंजेस इनको मिलेंगे, दे विल बी लिस्ट एडेप्टेड एंड देयर इज ए हाई स्कोप ऑफ देयर वाइपिंग आउट. और एक्सटिंक्शन के स्कोप इनके अधिक होंगे, इनका कंटिन्यूएशन डिफिकल्ट होगा, इनका आसान. गॉट द पॉइंट? पूरा कीजिए. तो ये था बेनिफिट, ये है एस्पेक्ट, और इसी वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर में फेवर किया जाता है इन प्लेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन. तो अगर फर्टिलाइजेशन के टर्म में बात करें तो ऐसे होगा. अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो पॉलिनेशन होगा ना. अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करेगा. अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करेगा. तो नेचर में प्लांट्स क्या फेवर करेंगे, इस बेनिफिट को कैच करने के लिए वो क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करेंगे. इसके बाद एक सेंटेंस यहां पे लिखिएगा, क्लोजिंग सेंटेंस में लिखिए जरा. ड्यू टू अबव बेनिफिट्स, ड्यू टू, नहीं, ये जो कंपैरिजन था वो कंपैरेटिव टेबल कंप्लीट हो गया. कंक्लूजन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देखिए. ड्यू टू अबव बेनिफिट्स, एंजियोस्पर्म्स, ड्यू टू अबव बेनिफिट्स, एंजियोस्पर्म्स फेवर, due to above benefits, angiosperms favor cross pollination. Angiosperms favor cross pollination in place of self pollination. self ACL क्या लिखे, favors cross pollination in place of self pollination. ठीक तो है. Okay, now the kinds of fertilization. On the basis of medium, ये दो प्रकार के, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन.
when the male gametes fuse with female gametes outside the body of the female organism, preferably in water, it is cross pollination. पॉलिनेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन. क्रॉस भी नहीं, एक्सटर्नल. इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. प्लांट्स प्रीडोमिनेंटली लोअर प्लांट्स, आप पढ़े होंगे कि थैलोफाइटा ये डेडिकेटेड टू वाटर होते हैं, है ना. घर में भी जहां किचन है, बाथरूम है, देखिएगा अगर लंबे समय तक फ्लोर साफ नहीं करते हैं फिसलन बन जाता है. तो वो फिसलन क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे एल्गी ग्रो कर जाते हैं. वो ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर में उगते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल क्या कहते हैं हैबिटेट में भी अगर आएंगे तो वहां पे काफी अच्छा खासा पानी चाहिए. और यही 15 दिन के लिए घूमने चले जाइए घर बंद करके, फिर आकर देखिएगा जहां पे वो फिसलन था वो पपड़ी जैसा उठ के आ गया. रीजन क्या है? 10 दिन 15 दिन वाटर नहीं मिला, वो सूख कर मर गए. तो वो एक लेयर बना के रखा हुआ था, वो लेयर निकल गया, नीचे देखिएगा साफ जमीन निकल आया. दिस हैपेंस. तो दिस इज फॉर द थैलोफाइटा. ब्रायोफाइटा और टेरियोफाइटा के बारे में आप देखिएगा. ब्रायोफाइटा को कहते हैं दीज आर द एम्फीबियन प्लांट्स. रीजन क्या है? ये अपने लाइफ का एक हिस्सा वाटर में जरूर बिताता है फॉर द सेक ऑफ फर्टिलाइजेशन. उसका फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है. टेरिडोफाइटा, वाटर सर्व्स एज ए कैरियर फॉर द गैमेट्स. यही कारण है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जब भी उगते हैं वाटर बॉडीज के अराउंड, और इसलिए उनका क्या कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है. उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड पर वो काफी कम है. लेकिन जिम्नोस्पर्म देखिएगा, एंजियोस्पर्म देखिएगा, ये वाटर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और इनका पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन कहां नहीं है, हर जगह ये पाए जाते हैं. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिमिटेशंस हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है ना. इसलिए चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इसमें कम हो जाते हैं. यही कारण है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल बोथ प्रोड्यूस करना होता है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स मोस्टली डन बाय लोअर प्लांट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स do internal fertilization. In chordates, फिशेस, और फिशेस भी कौन? बोनी फिश. फिशेस एंड एम्फीबियंस, frog, toad,
salamandra, ichthyophis, etc. Do external fertilization. Reptiles, aves, mammals do internal fertilization. एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द reasons for favoring internal fertilization over external fertilization. इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दिया जा सकता है, what are the measures taken to facilitate external fertilization. दूसरे वाले पोर्शन का मतलब है कि क्या ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिससे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो सके। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज वुड बी योर होमवर्क।